बजट के बाद अब बारी है बजट के फाइन प्रिंट्स पर बात करने और बजट में हुए ऐलानों का हमारे आपके ऊपर क्या असर होगा उसको समझने की। तमाम ऐलानों के बीच म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर भी बदलाव हुए हैं और एलटीसीजी की दरें तो बढ़ी ही हैं। इन सब बातों का एमएफ इंडस्ट्री पर और बाजार पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज सर, बहुत स्वागत है आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। पहली चीज जो मैं आपसे समझना चाहता हूं वो ये कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी लंबे वक्त से हैं और काफी बड़ा फंड आप मैनेज करते हैं, तो ये इंडस्ट्री के हिसाब से, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब से, उसके लिहाज से ये बजट कैसा है? आई थिंक ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब से बजट अच्छा है। एक मामले में। दूसरे मामले में जो म्यूचुअल फंड की एक मांग थी वो पूरी नहीं हुई। अब लेट मी एलॉबरेट लिटिल। एक तो ये है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि डेट फंडों की टैक्सेशनों पे इंपैक्ट पड़ा था सेक्शन 50 ए के इंक्लूजन से। अब उससे क्या हुआ था कि वो सेक्शन की वजह से दो तीन कोलैटरल डैमेज हो गई थी इन एडवर्टेंटली। जिनको नहीं करना था टैक्स, वो भी टैक्स के लपेटे में आ गए थे। वो था गोल्ड फंड, फंड ऑफ फंड, ये सब सेक्शन 50 ए के आधार पे आ गए थे। उसकी करेक्शन इस बार हुई। वर्डिंग ऑफ सेक्शन 50 ए चेंज हुआ। पहले वो कहते थे कि सेक्शन 50 ए कहता था कि 35% से ज्यादा इंडियन इक्विटी में होना चाहिए। तो अब गोल्ड फंड में तो इक्विटी है नहीं, तो वो भी आ गया 50 ए में। बट अब उसकी वर्डिंग्स एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दी हैं और बोला है कि 65% से ज्यादा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। इससे क्या निकल के आता है कि गोल्ड फंड की टैक्सेशन लॉन्ग टर्म 12.5 पे आ गई। फंड ऑफ फंड की टैक्सेशन 12.5 पे आ गई। इंटरनेशनल फंड्स की टैक्सेशन लॉन्ग टर्म की 12.5 पे आ गई। ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रेट्स कम हो गए, वन। और दूसरा, पहले तो वो सेक्शन 50 ए के तहत लॉन्ग टर्म होते ही नहीं थे, अब वो होने लग जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड के ये तीन चार कैटेगरी में बहुत अच्छा बदलाव आया है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज। सेकंड, जो एक भय था वो बच गए। आर्बिट्राज फंड की जो टैक्सेशन है उस पर इंपैक्ट होने की उम्मीद थी, बट आर्बिट्राज फंड की टैक्सेशन को छेड़ा नहीं गया है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड लगते इक्विटी के हैं टेक्निकली, बट उनका रिस्क रिटर्न डेट की तरह है। तो उनमें जो टैक्सेशन 15% शॉर्ट टर्म था उसको 20 बनाया और लॉन्ग टर्म टैक्सेशन को 12.5 किया। तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट वो एक बहुत बड़ा डर था। तीसरा, डेट फंड की टैक्सेशन को रिवर्स करने की एक मांग थी, बट आई थिंक गवर्नमेंट ने बैंकों की मानी है, ना कि एएमसीज की लॉबी की। दैट्स द वन डिसएडवांटेज। ओके। एक चीज जो कल से ही मार्केट में चल रही है एलटीसीजी को लेकर कि एलटीसीजी के रेट्स बढ़ गए, अब 10% से 12.5% कर दिया गया। इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड पे भी ये लागू होंगे, तो इसका क्या कुछ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ भी दिख रहा है? क्या ये 2.5% का जो राइज है ये नेगेटिवली सेंटिमेंट को क्रिएट करेगा, या फिर ठीक है, इतना तो मतलब मैनेजेबल है? बिल्कुल मैनेजेबल तो है विकास जी। मैं 2-3 साल से कह रहा हूं कि कैपिटल गेन की सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है और होगी। ये ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे टीवी शोज में कहा है मैंने। अब वो सिंप्लीफिकेशन हुई, बट उस सिंप्लीफिकेशन के आड़ में दो चार गलत चीजें मेरे हिसाब से हुई। पहली ये चीज है कि अब मेरा एक थोड़ा सा टैक्सेशन की स्टेबिलिटी पे विश्वास थोड़ा कम हो गया, क्योंकि एक इंसान, एक निवेशक इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म के प्रति, बट आप हर बजट में अगर टैक्स चेंज कर देंगे तो कैसे चलेगा? जो नया सेक्शन इंक्लूड किया, सेक्शन 50 ए, जो लास्ट फरवरी में चालू हुआ, उसमें तीसरी तब्दीली आ गई 1.25 साल में। पहले तो उसमें पार्लियामेंट में डालते वक्त एक छोटी सी चेंज की, अब वापस उस सेक्शन को 1.25 साल में वापस चेंज करने की जरूरत पड़ गई। तो अब एक तो आई एम वेरी क्लियर एज अ वेल्थ मैनेजर कि टैक्सेशन के आधार पे मैं कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आज के टैक्स के आधार पे नहीं ले सकता। मैं इक्विटी खरीदूंगा 12.5 की कैपिटल गेन की टैक्स की उम्मीद में, बट मैं बेचूंगा 10 साल बाद, शायद 20% की टैक्स हो, शायद ना हो। सो फ्लूइडिटी ऑफ टैक्स इज कंप्लीटली एस्टेब्लिश्ड इन माय माइंड, और आज की टैक्स रेट के हिसाब से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, क्योंकि टैक्स 10 बजट आएंगे 10 साल में, उसमें क्या क्या तब्दीली आएंगी। कल 87 अमेंडमेंट्स आई हैं इनकम टैक्स एक्ट में। 87 अमेंडमेंट्स आई हैं एक बजट में, वो भी इंटरिम बजट के बाद का ये बजट है। सो आई पर्सनली थिंक एक इन्वेस्टर को
फ्लूइड टैक्स रिजीम में अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी अलग बनानी होगी, और उसको हम वी आर गोइंग बैक टू द ब्लूप्रिंट एंड प्लानिंग हाउ टू हैव investment planning in a fluid tax environment, which is definitely established in this. Second, 12.5 की जो टैक्स आई है विकास जी, वो 2.5% से बढ़ी है, बट रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट टैक्स की इंक्रीज 40% से है। हमने 1600 प्रॉपर्टी की जो हमारे पास ऑलरेडी हिसाब थे, उसमें हमने प्री बजट और पोस्ट बजट की टैक्स की डिफरेंस निकाली तो 39% का टैक्स का इजाफा हुआ है। 1685 प्रॉपर्टी की हमारे पास एक्सेल शीट में डिटेल्स थी जो हमारे क्लाइंट्स ओन करते हैं। तो 40% की टैक्स इंक्रीज हुई है अक्रॉस प्रॉपर्टी, एवरेज बोल रहा हूं। जो भी उदाहरण आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सब एकेडमिक है। ये तो 1685 प्रॉपर्टीज जिस दिन खरीदी थी उसके हिसाब में मैंने डाल के देखा कि पुरानी रिजीम और नई रिजीम विदाउट इंडेक्सेशन देयर इज अप्रोक्सीमेटली अ 40% इंक्रीज इन टैक्स। तो रियल इक्विटी की टैक्सेशन की बढ़त छुप गई है रियल एस्टेट की टैक्सेशन की बढ़त में, जिसमें 1/3 पैसा लोगों का मिनिमम होता है और डेट में 1/3 होता है, उसको भी मार्जिनल टैक्स रेट पे रखा है। तो ये जो 65% ऑफ वंस पोर्टफोलियो इज एट सच अ लार्ज डिसएडवांटेज दैट इक्विटी टैक्सेशन अंधों में काना राजा लग रहा है। आप किसी इन्वेस्टर को सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का, तो उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसे किस तरफ जाना चाहिए? इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, एसआईपी की तरफ जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में, मतलब डायरेक्ट इक्विटी की तरफ या एसआईपी की तरफ, या वो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं म्यूचुअल फंड सॉरी रियल एस्टेट और गोल्ड की तरफ, उसकी तरफ ही वो रहें? मेरे हिसाब से जो एसेट एलोकेशन है उनका, वो ऑलमोस्ट इस बजट के बाद बरकरार रहना चाहिए। एसेट एलोकेशन में ज्यादा तब्दीली नहीं है। प्रोडक्ट क्लासेस जो चूज कर रहे हैं उसमें जरूर तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन काफी चेंज हुआ है एट प्रोडक्ट लेवल। अब मैं बताता हूं, अगर समझो आप इक्विटी के इन्वेस्टर हैं तो आपको डायरेक्ट इक्विटी नहीं करनी चाहिए टैक्स के हिसाब से। अगर कल तक अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी करता तो मेरी बाईबैक्स की टैक्स एफिशिएंट थी, मेरे डिविडेंड्स फिर भी एज कम रहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अब टैक्सेबल बढ़ गए 15 से 20। सो पीएमएसएस और डायरेक्ट इक्विटी की टैक्सेशन वर्स ऑफ हो गई, क्योंकि अगर मैं एक स्टॉक अपने अकाउंट में खरीदता हूं तो ऐसा हो सकता है कि 7 महीने में बढ़ जाए, 6 महीने में बढ़ जाए, उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए वेट ना कर पाऊं। और अगर कोई स्टॉक डबल हो गया है, मुझे बेचना है, और अगर उसमें सेस और सरचार्ज मिला के 24% की टैक्स दे देनी है शॉर्ट टर्म में, तो इससे बेहतर तो मैं म्यूचुअल फंड के अंदर रहूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला फंड मैनेजर जो अंदर भीतर बेचता है 365 दिन के पहले, उसमें जीरो टैक्स लगती है फंड मैनेजर को। अगर उसने स्टॉक आज खरीदा कल बेच दिया और उसकी कैपिटल गेन जीरो है, क्योंकि वो ट्रस्ट फॉर्मेट है। तो डायरेक्ट इक्विटी एंड पीएमएसएस की टैक्स बहुत खराब हो गई, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हो गई। दैट्स पॉइंट वन। तो यूज अ प्लेटफॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड, क्योंकि फंड मैनेजर जो तब्दीलियां करता है रोज, उस पर कोई टैक्स नहीं लगती जब तक कि अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं 10 साल तक आपके म्यूचुअल फंड को। तो फंड मैनेजर पूरे स्टॉक बदल चुका होगा 4 बार, बट आपको 1 पैसे की टैक्स नहीं लगी, जो पीएमएस में लगेगी, क्योंकि पीएमएस में आपको आपके अकाउंट में टैक्स देना पड़ता है। डायरेक्ट इक्विटी में भी आपके डीमैट और आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे वो ट्रांजैक्शन होंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और उसमें टैक्स अब इज वेरी पीनलाइजिंग, 20 प्लस सरचार्ज प्लस सेस। सो दैट्स प्रोडक्ट क्लासेस की चुनाव काफी बारीकी से करना पड़ेगा इस बजट के बाद। एसेट क्लासेस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट में अब बेचने में लोगों को हिचकिचाहट होगी क्योंकि टैक्स भरना है, और खरीदने पे भी हिचकिचाहट होगी क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। सो आई थिंक फिनेंशियलाइजेशन विल टेक अ बैक सीट, क्योंकि इंडेक्सेशन जो है ना, प्रिंसिपली विकास साहब, इंडेक्सेशन एक बहुत प्रिंसिपल मैटर। अगर एक महंगाई के दौर में जो लास्ट 24 साल जो महंगाई हुई है उसकी रियायत आपको मिल रही थी परसों तक, और आपको आज नहीं मिल रही, मतलब आप रियल रिटर्न भले ही ना कमाएं, भले ही महंगाई 6% हुई, आपकी प्रॉपर्टी में सिर्फ 5% की रिटर्न आई, फिर भी आपने टैक्स भरना है, बट आपने एक्चुअली कोई रिटर्न नहीं बनाया रियल टर्म्स में। सो इंडेक्सेशन आपको सिर्फ उस चीज पे टैक्स भराता था जो महंगाई से ज्यादा होता था, जिसको कहते हैं रियल रिटर्न। ये इंडेक्सेशन निकालना, आई पर्सनली फील, प्रिंसिपल मैटर में भले ही टैक्स ज्यादा हो या कम, बट प्रिंसिपली आई थिंक फॉर अ कंट्री लाइक आस, जिसमें 24 साल की बात हो रही है, उसकी इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल लेना ऑन हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी डजंट सीम फेयर। बिल्कुल।
और आज की अब तक की जो कन्वर्सेशन है ना, उसका जो की टेक अवे है वो यही है कि एसेट क्लास अब चुनने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है और आप जल्दी ही बेच रहे हैं, उसको शॉर्ट टर्म में ही बेच रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जबकि अगर आप फंड के जरिए जाते हैं, आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में अगर कुछ चेंजेस हो भी रहे हैं, फंड के पोर्टफोलियो में चेंजेस हो रहे हैं, तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है कि आप जब एसेट क्लास चुन रहे हैं, आप ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि म्यूचुअल फंड की तरफ से इन्वेस्टमेंट करें अपनी। एक सवाल सर बड़ा मौजूद है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, वैसे भी आजकल ऐसा ही ट्रेंड हो गया है कि लोग 10-10 मिनट के अंदर, 15-15 मिनट के अंदर स्टॉक्स निकाल देते हैं। एक साल से ज़्यादा बहुत कम लोग हैं जो रोकते हैं अपने शेयरों को, तो उनके ऊपर ये बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, या चूंकि लोगों को आदत लग गई है अब वो शॉर्ट टर्म में खेलने की, तो वो इसमें अभी फंसे रहेंगे? विकास सी, आई थिंक जैसे आपने सही कहा कि काफी लोग ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं। जब तक कि मार्केट अच्छी चलेगी ना विकास सर, तो मेरे हिसाब से टैक्स को नजरअंदाज किया जाएगा, राइट? क्योंकि बिल्कुल। मार्केट जब तक पैसे बना रही है तब तक टैक्स की बारी नहीं आएगी, और टैक्स आप आज नहीं हिसाब करने वाले। पूरी ट्रांजैक्शन का टैक्स आप असेसमेंट ईयर के बाद भरेंगे ना, तब आपके हिट करेगा कि यार पैसे पोस्ट टैक्स कितने बने। कोई भी जब अपना शेयर खरीदता बेचता है ना, तो इतनी टैक्स की हिसाब नहीं करता एक्सेल शीट में। तो मेरा ये मानना है कि जब तक कि मार्केट की तेजी चलेगी, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ट्रेडरों को इंपैक्ट नहीं करेगा। जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसको भी काफी बार बेचना पड़ता है। देखिए क्या है कि आप एक स्टॉक 10 साल के पर्सपेक्टिव से खरीदते हो, बट अगर जल्दी से भाग जाता है ऐसी बुल मार्केट में, तो आपको बेचना पड़ता है, वरना स्टॉक का क्या भरोसा। 10-15% डेली मूव हो सकते हैं अगर खबर आ जाए तो आप इनिशियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, बट अगर स्टॉक जल्दी से वैल्यू बढ़ा देता है और वैल्यूएशन बहुत एस्ट्रोनॉमिकल हो जाती है, तो आपको बेचना पड़ता है शेयर को। आपने ये नहीं सोचा था कि बेचेंगे, तो तब जो कैपिटल गेन लगेगी इन्वेस्टरों को, जो डायरेक्ट इक्विटी अपने खुद के डीमैट में करते हैं, वो पिंच करेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एक फंड मैनेजर के तौर पे आप अपनी पोर्टफोलियोज को आगे चर्न करेंगे, निश्चित तौर पे आप भी चुन रहे होंगे रोज़ की कौन से सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए। तो बजट के बाद ये लोग उम्मीद ज़रूर कर रहे होंगे कि जब फिरोज सर आएंगे तो ये ज़रूर बताएंगे कि अब उनका किन सेक्टर्स की तरफ फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सवाल आपको ज़रूर आंसर करना होगा सर, और बताना होगा दर्शकों को कि कौन से सेक्टर्स की तरफ अब बजट के बाद फोकस किया जाए। गवर्नमेंट का किधर फोकस आपको दिख रहा है, या गवर्नमेंट के फोकस के अलावा आप किसी सेक्टर को सेफ मानकर उधर अपना ध्यान ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो? देखिए अब जो कन्वेंशनल सेक्टर्स की जो 6 महीने से 7 महीने से बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, उनमें अगर आप देखते हैं तो उनकी जो वैल्यूएशंस हैं, एवरेज वैल्यूएशन से टू टू सिग्मा ज्यादा, 2 सिग्मा काफी ज्यादा होता है, वो है। तो आई थिंक आज की एलिवेटेड मार्केट लेवल्स में मेरे हिसाब से आपको वो सेगमेंट्स चुनने हैं, सिर्फ रिटर्न के आधार पे नहीं, रिस्क के आधार पे चुनने हैं। और उसमें मैं सबसे कन्वेंशनल सेक्टर बोलूंगा जिसमें 27% निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज में है। वो एक प्राइमरी सेक्टर है, उसको कोई सेक्टर कॉल मानता ही नहीं, क्योंकि वो इतना इनग्रेन्ड है, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, राइट? वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, बट फाइनेंशियल सर्विसेज एक सबसे बड़ा सेक्टर है। उसमें जो वैल्यूएशंस निकल के आ रही हैं वो काफी अच्छी। हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्लोबली सबसे अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट है, बट उनकी वैल्यूएशन जो है नॉर्मल वैल्यूएशन है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो इंडिया में ईपीएफओ का पैसा आ रहा है, जो ईपीएफओ ने इक्विटी में डालने का निर्णय किया है, उसमें और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट होगा, तो वो होता है निफ्टी और सेंसेक्स। तो जब कोई इंडेक्स खरीदता है ना, वो वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि इंडेक्स फंड वाले की जो परचेज होती है वो सिर्फ इस आधार पे लग जाती है कि वेट कितना है। ये नहीं देखेगा कि टॉप स्टॉक अगर रिलायंस की वेट है, एचडीएफसी की वेट है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। इंडेक्स फंड का काम कोई वैल्यूएशन को नहीं देखना है, अगर वो 200 की पी है या 20 की पी है या 10 की पी है, उसको उतनी मात्रा में पैसे डाल। तो जो लिक्विडिटी इंडिया की आने वाली है, स्पेशली ईपीएफओ से और इंडेक्स फंड से, इंडेक्स फंड में जो इनफ्लो आएगा उससे जो निफ्टी की हैवी वेट्स हैं उसमें काफी स्टेबिलिटी आएगी, और उनकी रैली इतनी नहीं हुई कि उनकी वैल्यूएशन एस्ट्रोनॉमिकल हो। तो फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी अ स्टेबल सेक्टर, पॉइंट 1, फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। वैल्यूएशन को इग्नोर ना करें, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ब्रॉडर मार्केट की जो रैली का डर था कि उसमें एक होल बन सकता है, एक पंक्चर हो सकती है वो बबल, वो बजट में नहीं हुआ।
क्योंकि प्राइवेट मार्केट्स को पुश मिला है। प्राइवेट मार्केट को पुश क्यों मिला है? क्योंकि प्राइवेट इक्विटी या जो अनलिस्टेड इक्विटी है उसकी टैक्सेशन लिस्टेड से कम हो गई अब सडनली, विच आई थिंक इज वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि अब लिस्टेड की टैक्सेशन है 12.5 प्लस एसटीटी, और अनलिस्टेड की सिर्फ 12.5 2 साल बाद। तो अनलिस्टेड इक्विटी इज गोइंग टू पे लोअर टैक्स इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री देन लिस्टेड इक्विटी। तो अनलिस्टेड इक्विटी जब भी अच्छा करेगी तो स्मॉल कैप में जब ये लिस्टिंग होगी तो स्मॉल कैप में ज्यादा वैरायटी आएगी, ज्यादा बिजनेसेस आएंगे, फॉरेन इनफ्लो आएगा अनलिस्टेड इक्विटी में, और अनलिस्टेड इक्विटी कभी ना कभी लिस्टेड इक्विटी में आती है। तो ब्रॉडर मार्केट को एक पुश जरूर मिलेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बिल्कुल। सो क्लियर है, हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन से शुरुआत की, बजट कैसा था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए उसको डिस्कस किया, और आखिर में हमने ये बात की एसेट क्लास कैसे चुनना है और वो क्यों ज़रूरी है। इसका ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि आप एसेट क्लास को चुनते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन किन चीज़ों को फैक्टर इन करें। बहुत शुक्रिया फिरोज सर।